नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को CFT पढ़ा रही थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करते हुए हमने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ी थी। इसमें हमने दो स्ट्रक्चर्स के लिए डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ ली थी। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने स्प्लिटिंग पढ़ी थी कि ऑक्टाहेड्रल में ये T2Z और EZ में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ी। किस किस में स्प्लिटिंग हो रही थी ये T2Z और EZ में। तीन ऑर्बिटल्स T2Z के थे और दो ऑर्बिटल्स EZ के थे। फिर हमने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ी टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में ये स्प्लिटिंग रिवर्स थी और ये E में टूटा और ये T2 में टूटा। तीन ऑर्बिटल्स T2 के थे, T2 और दो ऑर्बिटल्स E के थे। क्लियर यहां तक? अब आज हम इन्हीं डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? स्क्वायर प्लेनर के लिए। देखो, स्क्वायर प्लेनर में हम ये मानते हैं सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। डी ऑर्बिटल splitting in square planar। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल के सेंटर में हमारा ऑर्बिटल्स है, जिसपे हमारी मेटल्स है। सॉरी, ऑर्बिटल्स का बात आई। हमारी मेटल आयन है जिसमें X, Y और Z तीनों एक्सिस मिलती हो। ऑक्टाहेड्रल के सेंटर जहां पे X, Y और Z तीनों एक्सिस मिलती होंगी, वहां पे हमने क्या रख दिया? हमारा मेटल आयन। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर थी, सॉरी क्यूब था। ऑक्टाहेड्रल नहीं था भैया, क्यूब था। इस क्यूब के सेंटर में मैंने क्या रख दिया? सेंट्रल मेटल। इस क्यूब में ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी और ये जेड एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस आपकी इच्छा है कोई भी मान लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आगे बढ़ी माइनस जेड एक्सिस, ये इधर बढ़ी माइनस वाई एक्सिस और ये इधर बढ़ी माइनस एक्स एक्सिस। इनमें से कोई दो एक्सिस पे सेंट्रल एटम हमने ओरिजिन पे रखा है और इस ओरिजिन के बाद हमने इनमें कोई भी दो एक्सिस, आपकी इच्छा है आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले सकते हो, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को ले सकते हो और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस को ले सकते हो। मीन्स किन्हीं दो एक्सिस और उनके अपोजिट एक्स एक्सिस
और माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, इन पे हमने क्या रख दिए, लिगेंड रख दिए। क्या रख दिए, यहाँ पे एक लिगेंड यहां रखा, एक लिगेंड यहां रखा, एक लिगेंड यहां रखा और एक लिगेंड यहां रखा। जब इन लिगेंड्स के सेंटर को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एग्जैक्ट मिलाएंगे तो ये पोजीशंस, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगी। एग्जैक्ट थोड़ा बहुत डिस्टेंस रह गई क्योंकि अपना क्यूब भी परफेक्ट क्यूब नहीं बना था, तो ये जो डिस्टेंस है ये चारों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा, क्यूब स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां तक क्लियर कि हमने कहां रखा, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है ना कि हमारे लिगेंड कहां पे रखे गए, तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो सेंट्रल एटम है मेटल आयंस, इसके डी ऑर्बिटल्स कहां कहां पे है, हमें पता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये तो कहां पे होंगे, प्लेन में होंगे। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये कहां पे होंगे, एक्सिस पे होंगे। ये एक्सियल ऑर्बिटल्स थे और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे प्लेन में। हमारा जो लिगेंड्स आए वो कहां पे आए, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। अब देखो मैं बात करूं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कहां पे होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, ऐसे ही होगा। ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सबसे ज्यादा पास में लिगेंड इन्हीं के रहेंगे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास में सबसे ज्यादा लिगेंड सबसे पास में रहेंगे। और जब पास में लिगेंड होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा। तो ये क्या होंगे, क्या ये ऑर्बिटल्स में लिगेंड और ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा, हाईएस्ट रिपल्सन। और हाईएस्ट रिपल्सन होगा हाईएस्ट रिपल्सन होगा तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे और इनकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, मैक्सिमम एनर्जी या हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर, मीन सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। अब हम बात करते हैं डी जेड स्क्वायर, किसकी बात करते हैं, डी जेड स्क्वायर। हमें पता है कि डी जेड स्क्वायर जो है वो जेड एक्सिस पे होता है और इनके एक जो वलय या कहे कि सर्कल जो होता है, वो इनका जो रिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, ये इस तरीके से होती है कि ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस पे होगी और उसके बाद एक रिंग होगी जो कहां पे होगी, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। तो क्या होगा कि भाई रिंग एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है। ये रिंग कहां आ रही है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ रही है, मींस इस रिंग में भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। रिंग में भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी लिगेंड के पास में ये रिंग क्या है, लिगेंड के पास में आ जाती है, जिससे यहाँ पे भी रिपल्सन होता है। लेकिन ये रिपल्सन इस रिपल्सन के कंपैरिजन में कम होता है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कंपैरिजन में डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लेवल्स जो है वो कम होंगे। तो उसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हाइयर एनर्जी के थे, फिर क्या आएंगे डी जेड स्क्वायर, उसके बाद
एनर्जी ऑर्डर लिख रही हूं मैं, सबसे ज्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, फिर डी जेड स्क्वायर की। अब हम बात करते हैं डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई कहां होंगे? एक्स और वाई प्लेन में होंगे। डी एक्स वाई कहां होगा? एक्स और वाई प्लेन में होगा। ये जो डी एक्स वाई है, इसको भी ज्यादा एनर्जी रिपल्सन फेस करना पड़ता है बाकी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। डी एक्स वाई को भी ज्यादा एनर्जी फेस, ज्यादा रिपल्सन फेस करना पड़ता है बाकी के कंपैरिजन में। और इसमें तो रिपल्सन जो है वो डी जेड स्क्वायर से भी ज्यादा होता है। इसमें जो रिपल्सन होता है वो डी जेड स्क्वायर से भी ज्यादा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? क्योंकि डी एक्स वाई कहां होंगे? इस डी जेड स्क्वायर के कंपैरिजन में लिगेंड के ज्यादा पास में होंगे, क्योंकि ये कहां पे है? एक्स वाई प्लेन में। और हमारे लिगेंड भी कहां पे है? एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे। इसलिए इनके ऊपर भी रिपल्सन ज्यादा है, तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी? हायर एनर्जी के होंगे। तो पहले पे आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरे पे आएगा डी एक्स वाई, तीसरे पे आएगा डी जेड स्क्वायर। और इन दोनों की एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि ये वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में है। ये कहां पे है? वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में है। इसलिए ये लिगेंड से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। क्या होंगे? ये लिगेंड से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। और जब ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्सन मिनिमम होगा, या कहें कि रिपल्सन होगा ही नहीं। और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लोअर एनर्जी हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे हाईएस्ट एनर्जी के हुए, डी एक्स वाई उसके बाद एनर्जी के हुए, डी जेड स्क्वायर उससे भी कम एनर्जी के हुए, और डी एक्स वाई और डी जेड एक्स इसकी एनर्जी सबसे कम हो गई। तो एनर्जी के ऑर्डर की फॉर्म में यदि मैं इनको मैनेज करूं, इन डी ऑर्बिटल्स को, तो कैसे होगा? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड। ये चार एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में टूट जाते हैं। कितने? ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये इन चार एनर्जी लेवल्स में टूट जाते हैं। अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल से, यदि मैं ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में लेना चाहूं, तो मैं किसी एक एक्सिस पे, ऑक्टाहेड्रल में तो क्या थे? तीनों एक्सिस पे लिगेंड थे। मैंने ही बताया था आप लोगों को कि ऑक्टाहेड्रल में एक्स वाई और जेड, और इनके माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड तीनों पे लिगेंड प्रेजेंट थे, यही थे। और यदि इन ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या थे? ये सेंटर था, एक लिगेंड हमने यहां रखा था, एक यहां रखा था, एक यहां रखा था, एक यहां रखा था, एक यहां रखा था, और एक यहां पे रखा था। यही 6 लिगेंड्स थे। यदि मैं इनमें से किसी एक एक्सिस पे लिगेंड हटा दूं, किसी भी एक एक्सिस पे लिगेंड हटा दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? टेट्रा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। यही बनी। मीन्स यदि मैं ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनाऊंगी तो यही बनेगा। अब ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या ऑर्डर देखा था? ऑक्टाहेड्रल में देखा था ये डी ऑर्बिटल्स डिजनरेट ऑर्बिटल्स रहते हैं, पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स
dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, पांचों डिजेनरेट रहते हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड उनके पास में आते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ये जो डी ऑर्बिटल्स थे ये दो एनर्जी लेवल्स में टूट रहे थे। कौन कौन से? तीन तो T2Z में टूट रहे थे और दो EZ में टूट रहे थे। मीन्स dz स्क्वायर और dx स्क्वायर y स्क्वायर, इनको रिपल्सन ज्यादा, मैक्सिमम रिपल्सन फेस करना पड़ रहा था, इसलिए इनकी एनर्जी हाईएस्ट हो गई थी। और dxy, dyz और dzx, इनको रिपल्सन कम फेस करना पड़ रहा था, इसलिए इनकी एनर्जी कम हो गई थी। और इस स्प्लिटिंग को हमने डेल ओ से डिनोट किया था। क्लियर? अब यदि हमारा जो कंपाउंड है उसमें से मैं जेड के लिगेंड को रिमूव कर दूं, कौन से लिगेंड को रिमूव कर दूं? जेड के लिगेंड को रिमूव कर दूं तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स की बात करें हम, तो उस डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर T2G जो है ये भी मेरा कितने में टूट जाएगा? दो उसमें टूट जाएगा। कौन कौन से में? जेड एक्सेस रिमूव हो गई, जेड के ऊपर जो लिगेंड थे वो रिमूव हुए, तो जैसे ही जेड पे जो लिगेंड रिमूव हुए तो जहां जहां जेड वाला था DYZ और DZX, इनको क्या होगा? कम रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। और DXY को क्या होगा? ज्यादा रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। मीन्स ये दो पार्ट में टूट जाएगा। ये ऑर्बिटल्स डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो पार्ट में टूट जाएंगे। कौन से? DXZ और DYZ, और ये किसमें होगा? DXY। DXY। वैसे ही सेम सिचुएशंस यहां आ जाएगी DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर में, ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर Y स्क्वायर, क्योंकि DZ स्क्वायर जेड के ऑर्बिटल्स, जेड के लिगेंड हट गए तो यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा कम हुआ, लेकिन वलय के कारण रिपल्सन तो रहेगा, क्योंकि XY प्लेन में हमारा क्या है? एक रिंग है। DZ स्क्वायर कैसे बनते हैं? जेड एक्सिस पे लिगेंड की एक ऑर्बिटल्स का एक लोब होता है और उसके चारों ओर XY प्लेन में रिंग होती है, यही होता है। तो जब हम जेड ऑर्बिटल से जेड एक्सिस से लिगेंड हटा देते हैं, उस केस में DZ स्क्वायर को रिपल्सन कम शो करना पड़ता है, कम फेस करना पड़ता है। और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल के बाद यदि हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, स्क्वायर प्लेनर की बात करें, तो ये बिल्कुल इस फॉर्म में टूट जाता है। अब मैं यहां से यहां पे आती हूं, ये ऑक्टाहेड्रल की है स्प्लिटिंग, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, जहां से हमने जेड एक्सिस से लिगेंड रिमूव किए थे सॉरी, और उसके बाद जब हम ये कहें कि जेड एक्सिस से हमने पूरी तरीके से लिगेंड रिमूव कर दिए, क्या कह रही हूं मैं? जेड एक्सिस से पूरी तरीके से लिगेंड रिमूव कर दिए, तो ये ऑर्बिटल्स मेरे, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल्स कैसे चेंज होंगे? सबसे कम एनर्जी के मिलेंगे मुझे दो ऑर्बिटल्स, DXY सॉरी DYZ और DZX। उसके बाद यहां तक DXY की जैसे ही हमने पूरे जेड ऑर्बिटल्स, जेड एक्सिस से लिगेंड हटा दिए,
तो इनकी एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी और इस डी जेड स्क्वायर की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स उसके बाद किसके मिलेंगे हमें? डी जेड स्क्वायर के। इसको मैं ऐसे ही शो कर रही हूं, ये एनर्जी लेवल्स हैं। डी जेड स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि ये एनर्जी किसकी बढ़ जाएगी? डी एक्स वाई की, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी रहेगी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। इन दोनों के बीच की स्प्लिटिंग को डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनकी स्प्लिटिंग को हम डेल से शो करते हैं, और ये जो डेल की वैल्यू होती है ये 1.2 डेल ओ होती है। अब देखो इनको क्या क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई और डी जेड एक्स, इसको तो हम इजी ही कहेंगे। क्या कहेंगे? इजी ही कहेंगे। डी जेड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? A1G। A1G। डी एक्स वाई को हम कहेंगे B2G, और इसको हम कहेंगे B1G। किस किस में टूटा? EG, A1G, B2G और B1G। यहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी इनकी क्या है? डेल किसकी है? स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर की जो डेल एनर्जी है वो किसके इक्वल है? 1.2 इंटू डेल ओ। डेल ओ क्या है? ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अब हम देखो तीनों के स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें हम, किस किस की? स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल की डेल टी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 4.9 डेल ओ। इनकी एनर्जी क्या है? 1.2 डेल ओ। तो जब हम इनकी एनर्जीज का रेशो निकालते हैं, डेल टी रेशो डेल ओ रेशो डेल। डेल मीन्स स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी, डेल मीन्स स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी। तो क्या रेशो आएगा? यदि मैं डेल ओ की फॉर्म में लिखूं तो डेल टी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4.9 डेल ओ। डेल ओ तो क्या है? डेल ओ, और डेल की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1.2 डेल ओ। डेल ओ से डेल ओ कैंसिल आउट, मीन्स इनकी एनर्जीज का रेशो मेरे पास क्या आया? 4.9 रेशो 1 रेशो 1.2। किसकी एनर्जीज का रेशो है? ये रेशो है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग एनर्जीज का रेशो है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इनके क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको यूज करते हुए हम फैक्टर्स देखेंगे कि ये स्प्लिटिंग कब बढ़ती है, स्प्लिटिंग कब कम होती है, किसमें पेयरिंग होगी, किसमें नहीं होगी, कौन सा लिगेंड जो है वो स्प्लिटिंग को बढ़ाएगा, कौन सा लिगेंड स्प्लिटिंग को कम करेगा, किसमें कितनी स्प्लिटिंग होती है, किसमें हमेशा पेयरिंग ही रहेगी, किसी में जो है वो इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, किसमें आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ये सब चीजें हम अब इसके फैक्टर्स में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।